Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes and studying as well. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने लाइट को शुरू किया था, लाइट द ड्राइविंग एनर्जी, और उसमें हमने बेसिक पर्सपेक्टिव्स उसके हमने देखे थे, और उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की थी, दैट वाज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज करता चलूँ. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखा था कि एक ग्राफ होता है जिसमें है मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की जो लाइट्स आती हैं, ठीक है, उनकी कौन सी वेवलेंथ एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, वो एक्चुअली उसका जो ग्राफ होता है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और दैट इज़ द एक्शन स्पेक्ट्रम. पहले हम एक्शन स्पेक्ट्रम को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इन दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे इंशाल्लाह. और आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ चुके हैं कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं. जब भी एक वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो अपने कलर्स में से जब वो स्प्लिट कर जाती है, जो स्प्लिट करना होता है उसका अपनी वेरियस कलर्स के अंदर, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. कॉन्टीन्यूटी को हम, उसकी जो कॉन्टीन्यूशन होती है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं. ग्राफ शोइंग, ये भी एक ग्राफ है शोइंग रिलेटिव, ये वर्ड आपने इस्तेमाल करना है, रिलेटिव लाजमी, रिलेटिव इफेक्टिवनेस of various wavelengths, of different wavelengths, या colors of light in deriving the photosynthesis. In driving photosynthesis. Is called एक्शन स्पेक्ट्रम. अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो ये एक ऐसा ग्राफ है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या था, वो भी एक ग्राफ था, लेकिन वो ग्राफ क्या शो करता था कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लेट्स सपोज कि ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, इसमें से जो वाइट लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स हमने बात की थी, जैसे 380 टू 400 वॉयलेट है, वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, या उसमें इंडिगो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, या उसमें से इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में से ब्लू कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, रेड कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो वो हमने देखी थी कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में से कौन सी वेवलेंथ की लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट वाज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की. तो यहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम में हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्चुअली लाइट जो है वो हमने बात की द ड्राइविंग एनर्जी, ये चला रही है, किसको चला रही है, फोटोसिंथेसिस को चला रही है. तो जो ड्राइविंग एनर्जी है, जो लाइट है, उसमें जो मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ्स है, मुख्तलिफ कलर्स जो हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स जो हैं, ये रिलेटिवली कितना इफेक्टिवली कैरी ऑन करेंगी फोटोसिंथेसिस के अमल को. अब इसको एक और तरीके से, सपोज़ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें ये मेरे पास ये 4 कलर्स हैं. ठीक है, तो मैंने ये देखना है कि इसमें से, इन 4 कलर्स में से कौन से कलर, वैसे तो वाइट लाइट कर रही है, लेकिन वाइट लाइट में रिलेटिवली देखना है. रिलेटिव मतलब कि वाइट लाइट किस पे मुश्तमिल है, 7 कलर्स पे. तो उसमें से रिलेटिवली कौन से कलर में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, कौन सा कलर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवाने में जो है उसका अमल दखल है, इस ग्राफ को कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. द ग्राफ शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस, यानी क्या उसमें रेड ज़्यादा इफेक्टिव है, या ग्रीन ज़्यादा इफेक्टिव है, या उसमें ब्लू ज़्यादा इफेक्टिव है, या उसमें ब्लैक ज़्यादा इफेक्टिव है, सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ओनली. ठीक है, तो ये देखना कि फोटोसिंथेसिस के अमल को कैरी ऑन करने में इन 7 कलर्स में से, डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो कलर्स हैं, इनमें से कौन सा कलर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करने में, इस ग्राफ को कहते हैं
द एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो पहली दफ़ा जो एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया गया था, द फर्स्ट टाइम एक जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं बाय द नेम ऑफ T.W. Engelmann, in 1883, Engelmann in 1883 इसने पहली दफ़ा जो है वो प्रेजेंट किया था, फर्स्ट टाइम obtained एक्शन स्पेक्ट्रम। और किसका एक्शन स्पेक्ट्रम इसने किया था? डेफिनेटली किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का किया होगा, ठीक है। तो ही वर्कड ऑन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो है ये बेसिकली एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गा, इट इज़ अ ग्रीन एल्गा, याद रखेंगे, ठीक है। और ये फिलामेंटुअस है, ठीक है, इट्स अ फिलामेंटुअस ऑर्गेनिज्म। किस मुख्तलिफ तरह के एल्गी होते हैं, ठीक है, तो ये कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ जैसे कि आपने वो पढ़ा था वो वॉल्वॉक्स, ठीक है। तो ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस, इसकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंटस है, स्पायरोगायरा। तो यहाँ पर तीन इम्पॉर्टेंट जो MCQs बन रहे हैं, ये देखना है। एक तो जर्मन बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि T.W. एंगलमैन कौन सा बायोलॉजिस्ट था, फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्ड, तो जर्मन। दूसरा साइंटिस्ट का नाम एंगलमैन, ये MCQ है। तीसरा ये डेट, कौन से सन में, 1883 में उसने पहली दफ़ा ऑब्जर्व किया, और किसके ऊपर ऑब्जर्व किया था? बाय वर्किंग ऑन स्पायरोगायरा। तो ये 4 MCQs हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसके ऊपर लिख लें, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। कंट्री, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ईयर इन विच ही परफॉर्म्ड एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन विच ही परफॉर्म्ड, ये 4 इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, रिगार्डिंग बोर्ड एज वेल। क्लियर? तो इसने किया था। अब हम देखते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली इसने बनाया कैसे था। तो हमने बात की कि ये फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से ये फिलामेंट की शक्ल में होता है। इस तरह से, ठीक है। अब एंगलमैन ने क्या किया, उसने एक प्रिज्म रखा, प्रिज्म, और उसमें से पास की सनलाइट, तो जैसे आपको पता है प्रिज्म में सनलाइट पास करती है, इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कलर्स। तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। और आपको याद है उसका पैटर्न, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, green and yellow, orange and red. So
सो इस तरह से अपने स्प्लिट किया उसने अपने लाइट्स में 7 कलर्स के अंदर, और इनकी वेवलेंथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी वेवलेंथ को भी। तो अब देखना ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगायरा, और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो जब स्प्लिट की लाइट, तो ये इस तरह से इसके रीजन्स बन के इस तरह से। सो सपोज दीज आर द रीजन्स विच आर फॉर्म्ड, ये 7 कलर के रीजन बन के दरमियान में उसने क्या रख दिया, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म दैट इज स्पायरोगायरा। उसको देखा तो जब इसको लाइट पड़ेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब देखना ये है एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो चेक द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स कलर्स ऑफ लाइट ड्राइविंग द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस को करवाने के अमल में कौन से कलर्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ठीक है, देखना ये यही एक्शन स्पेक्ट्रम है। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम कैसे जज कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए 2 चीज़ें, एज यू नो, एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसका रिएक्टेंट है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस तरीके से भी हमने एक चैम्बर के अंदर देखा, ये हमने इतनी % उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी तो उसमें से कितनी एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो एब्जॉर्ब हो गई तो मतलब क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए ये रिएक्टेंट है, या फिर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके जो प्रोडक्ट साइड है उस साइड पे क्या बनता है, ऑक्सीजन, ठीक है, रिलीज। उसके नतीजे में क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये देखना कि ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो रही है। क्लियर। तो ये 2 तरीके हैं मालूम करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। या तो हम ये देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एब्जॉर्ब हुई उस एनवायरनमेंट में, या उसमें ऑक्सीजन कितनी रिलीज हुई, पहले कितनी थी और अब इसके फोटोसिंथेसिस होने के बाद कैसे जो है वो। सो दिस इज द वे टू चेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, या तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो उसने यूज़ किया इस सेकंड फार्मूला को, ऑक्सीजन रिलीज। अब उसने किया क्या, एंगलमैन ने, कि उसने इसके साथ छोड़ दिया एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, अब एरोबिक का मतलब है, एरोबिक बैक्टीरिया आपने पढ़ा हुआ है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये ऑक्सीजन लविंग होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में रहते हैं। ठीक है, तो जहां पर इनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी ये वहां पर ज़्यादा मौजूद होंगे। ये सिंपल सी बात है, जहां पर इनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी ये वहां पर ज़्यादा मौजूद होंगे। अब जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, सनलाइट आ रही है, प्रिज्म रखा, उसमें से सारे कलर स्प्लिट हो गए और दरमियान में रखा हुआ है इसको स्पायरोगायरा को, दिस इज स्पायरोगायरा है, ये हमारा जो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब उसने क्या देखा कि जो, अब इसको मैं बैक्टीरिया को शो करूंगा रेड कलर से, ठीक है, रेड डॉट्स से। हमारी बुक में ये डायग्राम भी बनाई गई है बाकायदा तौर पर। तो यहाँ पर भी कुछ वॉयलेट वाले जहाँ पर कलर था वहाँ पर भी कुछ एब्जॉर्प्शन हुई, इंडिगो वाले में भी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन ब्लू वाले रीजन में बहुत ज़्यादा हुई। यहाँ पर कैसे पता चलेगा, ये सारे बैक्टीरिया मौजूद है यहाँ पर इस रीजन में। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे डॉट्स जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को। फिर थोड़ी बहुत देखा ग्रीन में, यहाँ पर थोड़े बहुत येलो में, ऑरेंज में फिर थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद थे एज़ कम्पेयर टू ग्रीन एंड येलो। और रेड में भी बहुत ज़्यादा। जहाँ पर रेड कलर की लाइट थी वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मौजूद थे।
क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ पर ज़्यादा मौजूद होगा? जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा हो रहा होगा, इस तरह से। तो ये सारे जो रेड डॉट्स हैं ये याद रखेंगे, दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया, क्लियर। और ये नीचे क्या है? हमारा जो सा जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म स्पायरोगैरा यहाँ पर स्प्लिट किया गया है, मुख्तलिफ शेड्स बन चुके हैं, अपने कलर में स्प्लिट कर चुकी है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उसको, एरोबिक बैक्टीरिया को, वहाँ पर वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो छोड़ दिया गया उसमें। तो कहाँ पर ज़्यादा देखेंगे? तो एक तो देखेंगे यहाँ पर ब्लू रीजन में ज़्यादा, और दूसरा देखेंगे रेड रीजन के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम भी शो की गई है इसी वाले से, ठीक है। ब्लू और जो रेड रीजन इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस यहाँ पर ये डॉट डॉट्स बोलते हैं, ये एक्चुअली जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और ये दरमियान में स्पायरोगैरा है, ये उसके आगे वो स्पेक्ट्रम शो किया गया है, जहाँ पर ये मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर उससे ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ हम इससे बनाते हैं, यहाँ से बढ़ गया, बढ़ के फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, यूँ, फिर ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर ये वहाँ से ऐसे। सो दिस इज़ द ग्राफ शोइंग, यहाँ पर थोड़ा सा ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, इंडिगो में ये कम हो गई, फिर उसके बाद इस तरह से बढ़ने के कहाँ पे लग गई, ब्लू के अंदर मैक्सिमम आ गई, इधर से भी नीचे से देखें मैक्सिमम, फिर यहाँ पर ये फ्लैट हो गई बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो रही थी। फिर यहाँ पर फिर ऑरेंज और रेड में ज़्यादा और ज़्यादा, कहाँ पर? यहाँ पे रेड कलर में, यहाँ पर। तो दैट इज़ बेसिकली द एक्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज़ द एक्शन। ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था जो कि एंगलमैन ने डिस्कवर किया था इन 1883 ऑन स्पायरोगैरा। तो अब हम उसकी डेफिनेशन की तरफ दोबारा आते हैं। ग्राफ शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस, रिलेटिव मतलब ये सारे कलर्स हैं, रिलेटिव कलर्स हैं एक दूसरे के, इसी की कंपोनेंट्स हैं। द रिलेटिव इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव मतलब कि किस चीज़ के अंदर इफेक्टिवनेस देख रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस की कौन से कलर ज़्यादा इन्वॉल्व है उसमें? कौन सा कलर ज़्यादा इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के अमल को कैरी ऑन करने में? सो दैट वेरी प्रोसेस और दैट वेरी ग्राफ इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पायरोगैरा। क्लियर? अब ये आपको बात से डेफिनेटली समझ आ गई होगी। अब इसके ग्राफ को थोड़ा सा हम, अब वो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था उसके ग्राफ को भी मैं थोड़ी सी शक्ल बना देता हूँ ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। वो कैसे बना था? इस तरह से। अब मैं वो नीचे इनोमरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट इसको ऐसे इस तरह से गया था हमारे पास ग्राफ, फिर राइज हुआ था, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे, ठीक है, क्लोरोफिल ए, फिर उसके बाद क्लोरोफिल बी का, फिर वो इस तरह से, इस तरह से। क्लियर? तो ये मैं सिर्फ पहले दो की बात कर रहा हूँ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। तो देखने में अगर देखा जाए बेटा तो ये दोनों ग्राफ एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये पीक है, ये पीक्स हैं, और ये ऐसे यहाँ पे दो टर्म्स और इस्तेमाल होंगी, एक होती है पीक और दूसरी होती है वैली। वैली, पीक कहते हैं जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई है या फिर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है, और वैली जहाँ पर मिनिमम एब्जॉर्प्शन या फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्लियर? तो इस तरह से देखें जरा, इनको एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं। ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये हमारे पास ये वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब कि मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक दूसरे के तरह एग्जैक्ट नहीं है, दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। इसमें माइनर से डिफरेंसेस हैं। अब वो डिफरेंसेस क्या आपको शक्ल में नज़र आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है।
380, 400, 420 and 575, 595, 620, 650, 750, जस्ट फॉर द सेक, ताकि आपको समझ रहे कि यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था, ये एक्चुअली वेवलेंथ है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी की थी, कौन से कलर में कौन कौन सी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर देखें तो ये एक पीक, फिर ऐसे नीचे नीचे की तरफ ये मिनिमाइज हुआ, फिर बड़ा, फिर ऐसे मिनिमाइज। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे देखें हमारे पास भी यहाँ पर एक ये पीक बन रही है, ठीक है। दीज आर द पीक्स, ये भी पीक है और ये भी पीक है। इधर से एक ये पीक है और एक ये पीक है, और ये इसकी वैली है और ये इसकी ये वाली वैली है। तो अब इसमें हम देखें, कंपेयर करेंगे तो ये किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई रखिएगा कि जो पीक्स हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स, वो ब्रॉड हैं। यहाँ पर देखें ये थोड़ी नैरो हैं, ये थोड़ी ब्रॉड हैं, ठीक है। जबकि अगर हम इनकी वैली को कंसीडर करेंगे, ये वैलीज़ हैं, ये वो जगह जहाँ पर वैली कहा जाता है, पहाड़ के जो नीचे वाले जो मैदानी इलाका होता है ना, ऊंचाई जो ढलवान होती है, उसे हम वैली कहते हैं आमतौर पर, पहाड़ की, तो वो उसी से है ये। तो इसकी वैली ब्रॉड है और इसकी थोड़ी सी नैरो है, ठीक है। तो ये है एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास, ठीक है। तो ये, और उसके नीचे ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन, तो एक दूसरे कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्लियर। सो दैट वाज अबाउट द एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस के वाले से बात। अब मैं इसको थोड़ा सा रेट कर देता हूँ ताकि मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर किया जा सके। पेज नंबर 212 पे है, एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी obtained by illuminating the plant with the effect with light of different wavelengths and then estimating the relative carbon dioxide consumption और oxygen release during the photosynthesis। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कितनी हो रही है या ऑक्सीजन रिलीज कितनी हो रही है, तो इससे हम पता चला सकते हैं फोटोसिंथेसिस के हवाले से। As it is evident from the above figure, action spectrum of photosynthesis corresponds to absorption spectrum of chlorophyll। जो फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ मुमस्सलत रखता है, वो कॉरेस्पॉन्ड करता है। द सेम टू पीक्स एंड द वैली आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एज वेल एज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन। ये दोनों में वहाँ पर भी मिल रही है, और ये वहाँ पर दो पीक्स, वहाँ पर, यहाँ पर भी दो पीक्स, वहाँ पर भी वैली और यहाँ पर भी वैली। सो हाउएवर दिस शोज दैट द क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस किससे हो रही है, क्लोरोफिल की वजह से। तो सो क्लोरोफिल ही मेन जो है वो एक्चुअली एजेंट है जो मेन फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस के कैरी ऑन करने का जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मटेरियल, दैट इज द क्लोरोफिल। हाउएवर द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस डज नॉट पैरेलल द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, डिफरेंसेस हैं। कैसे? कंपेयर टू द पीक्स। अगर हम पहले पीक्स की बात करें, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द पीक्स इन द एक्शन स्पेक्ट्रम आर ब्रॉडर। तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं वो ब्रॉड हैं, ऊपर देख सकते हैं आप, और नीचे जो एक्शन स्पेक्ट्रम की हैं वो थोड़ी नैरो हैं। एंड द वैली इज़ नैरोअर एंड इज़ नॉट एज डीप। और इसकी जो वैली है वो थोड़ी नैरो है और ये इस तरह की डीप नहीं है। यहाँ पर देखें ना, ऊपर की तरफ अभी यहाँ पर डीपनेस नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस देखा जाए, if you can see in the graphs,
ठीक है, ग्राफ में भी देखें तो 500 से, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि फोटोसिंथेसिस 500 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर की रेंज में ज़्यादा हो रही है। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसके दरम्यान में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है फोटोसिंथेसिस द मोस्ट एब्जॉर्ब्ड रेंज इज, फोटोसिंथेसिस इन द मोस्ट एब्जॉर्ब्ड रेंज इज मोर देन द एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, ये ज़रा गौर से कीजिएगा। ये फोटोसिंथेसिस के कौन करवा रहा है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वैली देख रहे हैं, वैली के अंदर यहाँ पर कोई ये बिल्कुल इसकी लाइन के साथ, बेस लाइन के साथ टच कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। ये इतना रीजन ये बिल्कुल इसके साथ नहीं है, ये डीप नहीं है। ये तो हमने डिफरेंस में पढ़ा था एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन की वैली पे कि ये डीप नहीं है। तो ये वाली रीजन का मतलब है कि यहाँ पर भी कोई फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होने का मतलब है कि यहाँ पर कौन करवा रहा है, क्लोरोफिल के अलावा भी कोई चीज़ ऐसी है जो कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करवा रही है, दैट इज कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो यहाँ पर करवा रहे होते हैं। ठीक है, लाइकवाइज फोटोसिंथेसिस इन 500 to 6 नैनोमीटर इंक्लूडिंग द ग्रीन लाइट इज मोर देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्रीन लाइट बाय द क्लोरोफिल। तो ये वहाँ पर ज़्यादा है। द डिफरेंस अकर्स बिकॉज एसेसरी पिगमेंट्स द कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब लाइट इन दिस जोन, इस जोन में कैरोटीनॉइड्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं एंड दे पास ऑन टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट लाइन में ये एक एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसको मार्क भी कर लें। जब भी इक्वल इंटेंसिटी की लाइट फेंकी जाएगी, यहाँ पर तो हमें देखने में ये नज़र आ रहा है कि ब्लू रीजन में ज़्यादा है, रेड में थोड़ी सी कम है। ये पीक्स में देखें, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ी कम। लेकिन अगर इक्वल इंटेंसिटी की लाइट ब्लू और रेड को सिर्फ अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, ओनली इफ़ ब्लू और रेड इज़ कंपेयर्ड, एक इंटेंसिटी की लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए फेंकी जाएगी तो रेड कलर में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इक्वल इंटेंसिटी, कि दोनों लाइट्स यानी रेड और ब्लू दोनों की इंटेंसिटी सेम हो और फिर फोटोसिंथेसिस के अमल को देखा जाएगा। तो उसमें डेफिनेटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि देयर इज़ मोर फोटोसिंथेसिस इन रेड देन इन द ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज़ें थी इसको ज़रूर एक दफ़ा जाके बुक से कंसल्ट कीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल चीज़ें थी इसलिए मैंने इसको रीड भी करके आपको समझा दिया। तो एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। थैंक यू वेरी मच।